हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। तो आज मैं एक बार फिर से आपके लिए एक टॉपिक लेके आ गया हूँ, गांधीवादी अर्थव्यवस्था। आज हम पढ़ेंगे गांधीवादी अर्थव्यवस्था क्या होती है। तो अभी हम जो पढ़ रहे हैं, पूंजीवादी पढ़ा हमने, साम्यवादी पढ़ा हमने, नव उदारवादी पढ़ा हमने। तो ये सब क्या है, चैप्टर 1 का है, टॉपिक है हमारे इकोनॉमिक्स का, जो कि यूपीएससी के लिए है ना, कि अर्थशास्त्र का परिचय हम लोग पढ़ रहे हैं, है ना। अभी हमारा जो चैप्टर चल रहा है अर्थव्यवस्था का परिचय, उसमें हम पहुंचे हैं गांधीवादी अर्थव्यवस्था। अभी इसके बाद हम पढ़ेंगे नेहरूवादी अर्थव्यवस्था, फिर हरित क्रांति। इसके बाद से ये चैप्टर खत्म हो जाएगा, फिर हम पूर्ण रूप से हम चलेंगे इकोनॉमिक्स पे। तो आज हम पहले समझते हैं गांधीवादी अर्थव्यवस्था क्या होती है। तो गांधीवादी अर्थव्यवस्था नाम से पता चल रहा है कि गांधी जी ने जो अपने आर्थिक विचार दिए थे, चलिए समझते हैं। गांधी जी ने जो अपने आर्थिक विचार दिए, उसे ही गांधीवादी अर्थव्यवस्था कहते हैं। ये तो सिंपल है ना। गांधी जी ने जो अपने आर्थिक विचार दिए हैं उसे ही गांधीवादी अर्थव्यवस्था कहते हैं। लेकिन गांधी जी ने जो अपना एक विचार दिया था, इसको किस तरह से दिया था, है ना। गांधी जी, जब हमने कार्ल मार्क्स पढ़ाया था, उस समय कार्ल मार्क्स के बारे में हमने पढ़ाया था, उन्होंने समाजवादी की अब क्या की थी, कल्पना करी थी। तो जो गांधी जी थे, गांधी जी के जो आर्थिक विचार हैं उसमें क्या झलकता है, समाजवादी भी झलकता है। जैसे कुछ लोग क्या कहते हैं कि गांधी जी क्या थे, समाजवाद के खिलाफ थे। तो ऐसा नहीं है, गांधी जी समाजवाद के खिलाफ नहीं थे। उनमें से उनको बहुत सारी चीजें अच्छी लगती थी, समाजवाद की बहुत सारी चीजें उनको पसंद थी। और वो किससे प्रभावित थे, एक टॉल स्कॉय नाम के दार्शनिक थे, उनसे प्रभावित हैं। और रस्किन नाम के दार्शनिक है, उनसे प्रभावित हैं। तो गांधी जी ने क्या किया कि कुछ उसमें अपने विचार जोड़े, कुछ समाजवाद के विचार लिए, कुछ टॉलस्टॉय का विचार लिया, कुछ रस्किन का विचार लिया। तब जाके उन्होंने अपनी एक विचार, जो अपनी आर्थिक विचार दिए, उसे ही गांधीवादी अर्थव्यवस्था कहा गया। तो हम कह सकते हैं जो गांधी जी के आर्थिक विचार हैं वो समाजवाद समाजवाद से प्रभावित है ना। सबसे पहले कह सकते हैं कि समाजवाद से प्रभावित है। और किससे है, टॉलस्टॉय से है और रस्किन से है, रस्किन से प्रभावित है। तो गांधी जी की जो अर्थव्यवस्था में क्या झलकता है, समाजवाद भी झलकता है, टॉलस्टॉय का और आर्थिक विचार भी झलकता है, और रस्किन का आर्थिक विचार भी झलकता है। तो लेकिन बात आती है कि जो गांधी जी ने अर्थव्यवस्था अपनी बताई है, जो अपने विचार दिए हैं, उसका मुख्य उद्देश्य क्या है। तो जो गांधी जी ने अपनी अर्थव्यवस्था का जो उन्होंने विचार प्रकट किया है, तो उसका उद्देश्य क्या था कि ज्यादा से ज्यादा रोजगार को बढ़ाया जाए, रोजगार बढ़ाया जाए। तो उद्देश्य क्या था गांधीवादी अर्थव्यवस्था का, जो अपने उन्होंने आर्थिक विचार दिए, उसका मुख्य उद्देश्य क्या था कि रोजगार बढ़े। गांधी जी ने क्या था, गांव को देखा था ना, तो उनको पहले से ही था कि अगर गांव का विकास होगा तभी जाके देश का विकास हो पाएगा। तो उनका जो मुख्य उद्देश्य था इस गांधीवादी अर्थव्यवस्था से लेके कि रोजगार हो, क्योंकि भारत में श्रम की प्रचुरता है। श्रम की प्रचुरता है मतलब क्योंकि भारत में श्रम की प्रचुरता है। इसका मतलब क्या है कि भारत में जो काम करने वाले लोगों की संख्या है वो बहुत ज्यादा है ना। जो भारत में काम करने वाले लोगों की संख्या है वो बहुत ज्यादा है। तो उनका जो मुख्य उद्देश्य था कि जब रोजगार बढ़ेगा तो लोगों को काम मिलेगा, है ना, सब काम करेंगे, सबको अच्छा खान मिलेगा, अच्छा पीने को मिलेगा, अच्छा रहने को घर मिलेगा। जब उनको रोजगार रहेगा तो वो अपनी अच्छी जिंदगी बिता सकते हैं। तो ये गांधी जी ने अपनी अर्थव्यवस्था का जो मुख्य उद्देश्य दिया कि रोजगार बढ़ेगा। और क्यों रोजगार बढ़ेगा, क्योंकि भारत में श्रम की प्रचुरता है, काम करने वाले लोगों की संख्या ज्यादा है, वो काम कर सकते हैं। अब बात आती है कि जो गांधीवादी अर्थव्यवस्था है इसकी विशेषताएं कौन कौन सी है ना। गांधी जी ने इसमें विशेषता क्या सोचा है, इस अर्थव्यवस्था में उन्होंने क्या क्या
चीजें रखी हुई हैं। चलिए देखते हैं पहली विशेषता, इनकी विशेषताएं देखते हैं। जो इनकी पहली विशेषता है वो है विकेंद्रीकरण। वो क्या है? विकेंद्रीकरण। पहले देखते हैं विशेषताएं। तो जो पहली विशेषता है वो है विकेंद्रीकरण। दो चीजें होती हैं, केंद्रीकरण होती है और एक विकेंद्रीकरण। तो सिंपल से मैं समझा देता हूं, वैसे बुक में तो बहुत हार्ड मिलेगा। तो पहले समझिए केंद्रीकरण क्या होता है। तो जो केंद्रीकरण होता है कि जो केंद्र से, है ना, अपने जैसे भारत सरकार है तो भारत में केंद्र में कौन है? मोदी जी हैं। जो प्रधानमंत्री होता है ना, उसे केंद्र कहते हैं। तो केंद्र द्वारा जब कोई आर्थिक अर्थव्यवस्था, है ना, आर्थिक मॉडल कोई बनाया जाता है तो पूरे देश के लिए बनाया जाता है। कि ऐसा नहीं होता है कि एक शहर के लिए अलग, दूसरे शहर के लिए नहीं। जब केंद्र के द्वारा कोई आर्थिक मॉडल बनाया जाता है तो पूरे देश के लिए इक्वल बनाया जाता है। पूरे राज्य, आपके जितने जिले, गांव, सबके लिए एक समान बनाया जाता है। उसे केंद्रीकरण कहते हैं। और जो विकेंद्रीकरण होता है, विकेंद्रीकरण होता है कि जो जिस जैसे अलग अलग जिला के लिए अलग अलग आर्थिक मॉडल बनाया जाएगा, अलग अलग शहर के लिए अलग अलग मॉडल बनाया जाएगा, जहां पे जिसकी जरूरत है वैसा मॉडल बनाया जाएगा, उसे कहते हैं विकेंद्रीकरण। समझ में आया होगा आपको विकेंद्रीकरण। तो जैसे विकेंद्रीकरण का मतलब हो गया, जैसे अपने उत्तर प्रदेश में मान लीजिए गन्ना का उत्पादन होता है तो चीनी मिल लगा दी गई, है ना, वहां पे उद्योग लगा दिए गए। और हमारे अभी मान लीजिए कि रांची में, है ना, झारखंड में क्या है, खनिज उत्पादन हो रहा है तो वहां पे खनिज का कोई फैक्ट्री डाल दी गई। ऐसे बिहार में मखाना का खेती होती तो मखाना का फैक्ट्री डाल दिया गया। तो इसी प्रकार से विकेंद्रीकरण का मतलब है कि जहां पे जैसे जिसकी जरूरत है, जैसे वहां पे जो उत्पादन है उसी प्रकार से वहां पे फैक्ट्री लगा दी जाए, वहां पे रोजगार दे दिया जाए, उसी को विकेंद्रीकरण कहते हैं। और केंद्रीकरण क्या है कि जो राज्य, जो केंद्र सरकार द्वारा पूरे भारत में एक प्रकार का आर्थिक मॉडल अपनाया जाए, उसे केंद्रीकरण कहते हैं। तो विकेंद्रीकरण से गांधी जी प्रभावित थे। क्या कहते थे? गांधी जी का जो मानना था कि स्थानीय जरूरतों के हिसाब से छोटे छोटे उद्योग ग्रामीण स्तर पर स्थापित किए जाने चाहिए, है ना। गांधी जी ने क्या कहा कि छोटे छोटे उद्योग, छोटे छोटे उद्योग ग्रामीण स्तर पर, ग्रामीण स्तर पर स्थापित किए जाने चाहिए, स्थापित किए जाने चाहिए, है ना। जैसे अभी मैंने समझाया कि विकेंद्रीकरण क्या था कि जिस क्षेत्र का, जिस शहर में, जिस गांव में, जिस जिले में जिस प्रकार की आवश्यकता हो उसी प्रकार से उद्योग लगाए जाने चाहिए, उसी प्रकार से आर्थिक मॉडल तैयार करें, उसे ही विकेंद्रीकरण कहते हैं। तो गांधी जी कहते हैं, गांधी जी क्या कहते हैं? गांधी जी कहते हैं कि एक स्थानीय जरूरतों के हिसाब से, है ना, ग्रामीण की स्थानीय जरूरत, स्थानीय जरूरत के, स्थानीय जरूरत के हिसाब से छोटे छोटे उद्योग ग्रामीण स्तर पर स्थापित किए जाने चाहिए। तो किसका मानना है? एक गांधी जी का मानना है, विकेंद्रीकरण का मानना है कि हर जहां पे जैसी जरूरत हो उसी प्रकार से उद्योग लगाए जाने चाहिए। उससे क्या होगा कि लोग पलायन नहीं करेंगे। अभी हम देखते हैं क्या क्या होता था, छोटे शहर के जो लोग होते थे वो अपना गांव छोड़ के बाहर कमाने जाते थे, शहरों में कमाने जाते थे, है ना। अभी हमारे भारत में दो प्रकार का भारत है। जैसे अभी हमारा ग्रामीण है, जो ग्रामीण क्षेत्र है उसे क्या हम लोग कहते हैं? भारत कहते हैं। जो शहरी क्षेत्र उसे इंडिया कहते हैं। दो प्रकार की चीजें हो गई हैं। जो हमारे यहाँ प्लान होता है कि जो गरीब हमारे उत्तर प्रदेश, हरियाणा, जो और बिहार के जो जाते हैं, जो लोग होते हैं, क्या करते हैं? मुंबई जाते हैं, अहमदाबाद, गुजरात जाते हैं ना कमाने के लिए। तो प्लान करते हैं, क्यों करते हैं? क्योंकि वहां पे उद्योग नहीं है। तो गांधी जी ने उसी वक्त ये सोचा था, है ना, अपने उसी वक्त में वो जान गए थे कि अगर ग्रामीण का विकास होगा तभी जाके भारत का विकास होगा। इसलिए उन्होंने कहा था विकेंद्रीकरण की व्यवस्था होनी चाहिए। ऐसा आर्थिक मॉडल बनाना चाहिए कि जो हर क्षेत्र में, हर राज्य में अपना उद्योग स्थापित कर सके, जहां पे वो लोग को रोजगार मिल सके, उन्हें कहीं जाने की जरूरत ना पड़े। मतलब छोटे छोटे उद्योगों खुद लगा सके ग्रामीण स्थिति में। एक गांव में कोई और उद्योग है, दूसरे गांव में कोई दूसरा उद्योग है, जो गांव के लोग हैं वो वहां पे रोजगार पा सके, वो पैसा कमा सके, उनको बाहर जाने की जरूरत ना पड़े। यही विकेंद्रीकरण जो गांधीवादी अर्थव्यवस्था की पहली विशेषता है। चलिए देखते हैं दूसरी विशेषता क्या है। तो दूसरी विशेषता है कुटीर उद्योग पर बल।
कुटूर कुटीर उद्योग पर बल। अभी कुटीर उद्योग क्या होता है, कुटीर उद्योग क्या होता है? तो गांधी जी ने कुटीर उद्योगों को काफी महत्व देते हुए कहा था, उन्होंने बहुत महत्व दिया है ना। कुटीर उद्योग पे उस समय पे गांधी जी ने बहुत ही महत्व दिया। क्यों दिया था? क्योंकि स्थानीय स्तर पर रोजगार उत्पन्न हो सके। कुटीर उद्योग मतलब जो छोटे छोटे उद्योग होते हैं, गांव गांव में उद्योग होते हैं, हर गांव में अलग उद्योग है ना, सिलाई, कपड़ा, बुनाई, हाथ से बुनाई, ये सब क्या है, छोटे छोटे उद्योग होते हैं। तो इस पे बहुत महत्व दिया था इन्होंने, महत्व बहुत दिया, क्योंकि इससे रोजगार उत्पन्न हो सके। तो क्यों कुटीर उद्योग पे बल दिया था? कि जिससे वहां पे रोजगार उत्पन्न हो सके, लोग पलायन ना करें, अपने गांव में रहे, अपने राज्य में रहे, उन्हें कमाने के लिए दूसरे राज्य या दूसरे शहर ना जाना पड़े। इसलिए गांधी जी उस समय क्या करते थे? कुटीर उद्योग पे उन्होंने बहुत महत्व दिया, बहुत बल दिया, जिससे लोग अपने गांव में रह के पैसे कमा सके, उनको कहीं बाहर जाने की जरूरत ना पड़े। अब चलिए देखते हैं तीसरा क्या है, कि मानव श्रम की गरिमा पर जोर दिया उन्होंने। मानव श्रम की गरिमा। अब मानव श्रम की गरिमा पर जोर का क्या मतलब हुआ? मानव श्रम की गरिमा पे जोर का मतलब कि उस समय ऐसा कहते थे लोग, है ना। उस समय जब गांधी जी थे तो उस समय क्या लोगों का क्या मानना था? लोगों का मानना था कि औरतें खेत में जाके काम नहीं करेंगी, बाहर जाके काम नहीं करेंगी। अगर औरतें, घर की महिलाएं काम करने जाएगी तो उनके लिए एक शर्म की बात होगी, है ना, उनकी इज्जत कम हो जाएगी, हमारी इज्जत कम हो जाएगी जो हमारे घर की महिलाएं बाहर जाएगी। तो इस पे गांधी जी ने क्या किया? बहुत आलोचना करी उस समय। गांधी जी ने आह्वान किया सबको, सबको कहा कि ऐसा नहीं है ना, कि खेत में काम करना, खेत में काम करना एक बहुत एक अच्छी बात है, गरिमा की बात होगी। उस समय गांधी जी ने समझाया लोगों को कि खेतों में काम करना या महिलाओं को खेतों में जाके काम करना कोई शर्म की बात नहीं है, एक गरिमापूर्ण बात है ना। इससे आपके सम्मान पे कोई कमी नहीं आएगी, इससे आपकी गरिमा ही बढ़ेगी। तो ये किसने कहा था? गांधी जी ने कहा था उस समय पे, क्योंकि उन्होंने देखा था कि लोग काम करने से शर्म करते थे ना। जैसे बहुत सारे जमींदार हो गए, वैसे पहले समय कहा जाता था कि जो बड़े बाबू होते थे, जो सरकारी या नौकरी करते थे, या बड़े बड़े उनके बड़े किसान हो गए, बड़े जमींदार हो गए, तो उनको कहते थे कि ये लोग खेती नहीं करेंगे, ये लोग काम नहीं करेंगे। लेकिन गांधी जी ने क्या कहा? गांधी जी ने कहा रोटी का श्रम, है ना। गांधी जी ने सभी लोगों से क्या किया? आग्रह किया कि कुछ नहीं तो रोटी का श्रम करें, है ना, ताकि वह अपने अपने श्रम से अपने जीने की जरूरतें को पूरा कर सके। तो गांधी जी ने क्या कहा कि श्रम की रोटी, है ना, रोटी का श्रम। बताती है रोटी का श्रम क्या होता है, कि गांधी जी कहते हैं कि कोई भी हो, मान लीजिए वो जमींदार हो, बड़ा किसान हो, या कोई जॉब करने वाला हो, नौकरी, सरकारी नौकरी उस समय कर रहा हो, उसको भी इतना काम करना चाहिए जितना वो साल भर में खाता है ना। जितना वो रोटी का श्रम, जितना वो खाना खाता है, जितने वो कपड़े पहनता है, उतना उसको काम करना चाहिए, उतना उसको खेती में काम करना चाहिए, उससे कम नहीं करना चाहिए ना। रोटी अपने जितना वो साल भर में खाता है उतना तो उसको खेत में कुदाल चलाना चाहिए, और जितना वो कपड़े पहनता है उतना अपने सूत कताई करनी चाहिए, जिससे वो अपने कपड़े को बुन सके, उतना काम करना चाहिए। तो मानव श्रम की गरिमा पर जोर का मतलब यही हुआ कि उस समय पे महिलाओं को काम करने से रोका जाता था, घर से बाहर निकलने से रोका जाता था। तो गांधी जी ने उसकी कड़ी आलोचना की और लोगों को समझाया या बताया कि एक गरिमा की बात होगी अगर कोई भी व्यक्ति अपना जितना साल भर में खाता है उतना अगर खेती में काम करेगा, अपने खाने की चीजों को जितना उसका खर्चा है अगर वो खुद मेहनत करके खाएगा, और जो कपड़े पहनता है वो सूत कताई से बुन के पहनेगा, तो उससे वो गरिमापूर्ण होगा, है ना, उसके लिए एक गरिमा की बात होगी। ये होगा हमारा तीसरी विशेषता हो गई। अब देखते हैं चौथी विशेषता क्या है। चौथी विशेषता है इच्छा का न्यूनीकरण।
चौथी विशेषता है इच्छा का न्यूनीकरण। इच्छा का न्यूनीकरण का क्या मतलब हुआ, है ना, कि इच्छा का न्यूनीकरण, इसका क्या मतलब हुआ कि अब गांधी जी ने क्या जोड़ दिया, एक नैतिकता भी जोड़ दिया। नैतिकता भी जोड़ दिया। गांधी जी क्या कहते हैं कि अपनी इच्छा को कम करना, इच्छा को कम करना ही, इच्छा को कम करना ही इच्छा का न्यूनीकरण कहलाता है। न्यूनीकरण का मतलब क्या हो गया कि इच्छा को कम करना ही इच्छा का न्यूनीकरण कहलाता है। गांधी जी क्या कहते हैं कि पृथ्वी पर जितना भी लोग हैं, है ना, पृथ्वी पर जितने भी लोग हैं उनकी जरूरत के हिसाब से संसाधन उपलब्ध हैं, है ना। गांधी जी क्या कहते हैं कि पृथ्वी पर जितने भी लोग हैं उनकी जरूरत के हिसाब से क्या है, संसाधन उपलब्ध हैं। वो जितने संसाधन उपलब्ध है उतने संसाधन में वो जीवन अपना व्यतीत कर सकते हैं, अच्छी तरह से अपना जीवन को वो लोग जी सकते हैं, लेकिन हर आदमी के लालच के लिए नहीं। लेकिन हर व्यक्ति के लालच के लिए नहीं। इसका क्या मतलब हुआ कि पृथ्वी पर इतने संसाधन उपलब्ध है कि लोगों की जरूरतें पूरी हो सकती है, लोग आसानी से खा जी सकते हैं, अपनी जिंदगी बिता सकते हैं, लेकिन हर व्यक्ति जो एक लालच उसके अंदर भरा पड़ा है, हम कितना कमा लें, कितना पैसा इकट्ठा कर लें, अगर उसके अंदर लालच है तो उसके लिए संसाधन कभी भी पूरे नहीं हो सकते। तो इच्छा का न्यूनीकरण का मतलब क्या है कि उन्होंने क्या कहा लोगों से कि अपनी इच्छा को कम कीजिए, अपनी इच्छा को न्यूनतम कीजिए, कम कीजिए। जब आप अपनी इच्छा को कम करेंगे तो आपके जरूरत के हिसाब से सारे संसाधन उपलब्ध हैं पृथ्वी पर, लेकिन अगर कोई भी व्यक्ति लालच करेगा, कोई व्यक्ति लोभ करेगा, तो उसके लिए, हर व्यक्ति के लिए इतने संसाधन उपलब्ध नहीं हो सकते अगर वो लालच करता है। ये हो गया इच्छा का न्यूनीकरण। अब हमारी लास्ट विशेषता है, पांचवी विशेषता है कि ट्रस्टीशिप। अब बात आती है कि ट्रस्टीशिप क्या होता है ना, तो ध्यान से समझिएगा ट्रस्टीशिप क्या होता है। ट्रस्टीशिप ये कहता है कि जो बहुत सारे इन्वेस्टर हों, बहुत सारे लोग हों, है ना, बहुत सारे लोग ने मिलकर क्या किया, एक उद्योग लगाया, उस उद्योग से उन्होंने क्या कमाए, पैसे कमाए। उस पैसे में से जो उद्योग में जो खर्चा हुआ, उद्योग को चलाने में जितना संचालन में जो खर्चा हुआ उसे निकाल दें, और जो इन्वेस्टर हैं, जिन लोगों ने मिलकर उद्योग खोला है, वो अपने खर्चे के लिए पैसा रख लें, उसके बाद जो प्रॉफिट बचता है वो लोगों के उत्थान के लिए लगा दें। यही होता है ट्रस्टीशिप। अब चलिए इसको आसान भाषा में समझिए कि जैसे मान लीजिए बहुत सारे क्या हैं, इन्वेस्टर हैं, ये क्या है, बहुत सारे लोग हैं, ये हो गए मान लीजिए इन्वेस्टर हो गए, लोग हो गए, इन्वेस्टर हो गए। इन्होंने क्या किया, इन लोगों ने मिलके एक फैक्ट्री लगाई, उद्योग लगाया, है ना, इन लोगों ने मिलके उद्योग लगाया। उस उद्योग से इन्होंने क्या किया, पैसा कमाया, पैसा कमाया। अब क्या कहता है ट्रस्टीशिप, क्या कहता है ट्रस्टीशिप की विशेषता, क्या कहती है कि कुछ पैसे रख लें उद्योग के संचालन में, उद्योग के संचालन में खर्चा, ये उतना रख लें कि जितना उद्योग के संचालन में जितना खर्चा हुआ उतना पैसा ये लोग रख लें। और दूसरा इन्वेस्टर का खर्चा, मतलब ये जो लोग हैं इनके जो घर खर्च है
है ना, जीवन जीने में जितना पैसा लगता है ना, जीवन जीने, कपड़ा पहनने, रहने, खाने, जितना खर्चा लगता है वो अपना रख ले उस पैसे से। उसके बाद जो प्रॉफिट बचता है, उसके बाद जो प्रॉफिट बचता है वो प्रॉफिट खुद ना लेके क्या कर दें, लोग के या गरीब, आप कह सकते हैं गरीब के उत्थान में लगा दें। है ना, ये प्रॉफिट खुद ना लेकर के गरीबों के उत्थान में लगा दें। यही होता है ट्रस्टीशिप मॉडल, है ना, यही है ट्रस्टीशिप मॉडल, यही है गांधीवादी अर्थव्यवस्था की लास्ट विशेषता। ट्रस्टीशिप क्या कहता है कि बहुत सारे लोग हों, मान लीजिए ये दो ही लोग हों, मान लो एक ही लोग है ना, एक ही इन्वेस्टर है, उसने क्या लगाया, उद्योग लगाया, उस उद्योग से उसने क्या किया, पैसे कमाए, उस पैसे उद्योग को चलाने के लिए जो खर्चा हुआ, है ना, उसमें जो प्रोडक्ट बना उसके लिए जो खर्चा हुआ, उस खर्चे को ले ले, वो उस खर्चे को निकाल दे, और इन्वेस्टर का जितना खर्चा है, जो ये लोग हैं इनका जो खर्चा है वो अपना ले ले, खर्चा ले ले, उसके बाद जो प्रॉफिट बचता है, उसके बाद जो प्रॉफिट निकलता है वो खुद ना लेकर के लोगों के या गरीब के उत्थान में लगा दे। यही होता है ट्रस्टीशिप मॉडल। आई होप आपको समझ में होगा। गांधीवादी अर्थव्यवस्था भी आप क्लियर हो गई है ना। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को आप लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए। मिलते हैं कल नेक्स्ट वीडियो में। नेहरूवादी अर्थव्यवस्था हम लोग समझेंगे कल, है ना, कि नेहरूवादी अर्थव्यवस्था क्या होती है, उसकी विशेषताएं क्या है। उसके बाद हो सकता है तो कल हरित व्यवस्था भी, हरित क्रांति व्यवस्था भी कल ही हम लोग समाप्त कर दें। तो मिलते हैं कल नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू गाइस।